नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कैसा है। ठीक है, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराया जा चुका है। ठीक है, लिंक के माध्यम से। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक अगले टॉपिक की, जिसका नाम है जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं हम जनसंख्या सिद्धांत पर। ये जनसंख्या सिद्धांत दोस्तों है माल्थस महोदय का। यहाँ माल्थस महोदय का चित्र आपको दिखाया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि जनसंख्या सिद्धांत क्या होता है। जनसंख्या और संसाधन के बीच संबंधों की व्याख्या जनसंख्या सिद्धांत करता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या सिद्धांत का मतलब क्या है। जो व्याख्या करता है किसकी, जनसंख्या और संसाधनों के बीच संबंध की। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ने पर उस क्षेत्र के संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक इत्यादि प्रभावों को देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ के लोगों पर सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक इत्यादि प्रभाव पड़ते हैं, जैसे आपदाएं, गरीबी, बेरोजगारी, महामारियाँ, युद्ध इत्यादि होते हैं वहाँ पर। जनसंख्या एवं संसाधन के बीच संबंधों का प्राचीन काल से विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। जनसंख्या संसाधन संबंध पर विचार का इतिहास प्लेटो के समय से प्रारंभ हुआ। यानी कि जनसंख्या और संसाधनों के संबंध पर विचार प्लेटो ने दिए थे सबसे पहले। प्लेटो नियंत्रणवादी थे एवं उन्होंने जनसंख्या की सुनिश्चित सीमा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसके बाद चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस अनियंत्रित गति से जनसंख्या वृद्धि के पक्ष में नहीं थे। उनका यह मानना था कि जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन आवश्यक है। ठीक है, जनसंख्या और संसाधन के बीच संबंधों पर व्यवस्थित विचार प्रस्तुत करने का श्रेय थॉमस रॉबर्ट माल्थस को जाता है। ठीक है, यानी जनसंख्या और संसाधन को लेकर के तो कई विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन सबसे पहले व्यवस्थित विचार किसने प्रस्तुत किए, तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस महोदय ने। उसके बाद बहुत विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले नियमों को खोजने का प्रयास किया। जनसंख्या के सिद्धांतों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि जनसंख्या के जो सिद्धांत हैं उनके दो वर्ग हैं। एक प्राकृतिक आधार पर आधारित सिद्धांत और दूसरा है सामाजिक आधार पर आधारित सिद्धांत। ठीक है, प्राकृतिक आधार पर जो आधारित सिद्धांत हैं, यहाँ प्राकृतिक आधार पर आधारित जनसंख्या सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि अनियंत्रित रूप से बढ़ने वाली जनसंख्या को प्रकृति स्वयं प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से नियंत्रित करती है। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक आधार पर आधारित सिद्धांत हैं उनके कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या अगर लगातार बढ़ती रहती है तो प्रकृति उसे स्वयं कम कर देती है। ठीक है, नियंत्रित करती है और जनसंख्या एवं संसाधन के मध्य संतुलन स्थापित करती है। यानी मानव खुद से कुछ नहीं कर सकता। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम विद्वान थे वो माल्थस महोदय ही थे। यानी माल्थस का जो सिद्धांत आधारित है वो किस पर आधारित है, प्राकृतिक आधार पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। इनके अलावा थॉमस सैंडलर, थॉमस डबले, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी
प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो प्राकृतिक आधार पर कितने विद्वान हैं? सबसे पहले तो माल्थस हैं, फिर सैंडलर, डबले और हर्बर्ट स्पेंसर हैं। इसके बाद है सामाजिक आधार पर आधारित सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत आते हैं हेनरी जॉर्ज, अर्सेंट, ड्यूमेंट, डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स। सामाजिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है। प्राकृतिक आधार पर जो थे वो मानते थे कि जनसंख्या अगर बढ़ती है तो प्रकृति उसे स्वयं नियंत्रित कर लेती है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो सामाजिक आधार पर आधारित सिद्धांत हैं उनका मानना है कि जनसंख्या अगर बढ़ती है तो मानव को ही नियंत्रित करना पड़ता है। ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। सामाजिक आधार पर आधारित सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि अनियंत्रित रूप से बढ़ने वाली जनसंख्या को सामाजिक सुधारों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि के फलस्वरूप ऐसे सुंदर परिवर्तन लाए जा सकते हैं कि उनसे जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है। यानी कि अगर हम शिक्षा का विकास कर दें, स्वास्थ्य की सुविधा हो, रोजगार की सुविधा हो, तो लोग स्वयं जनसंख्या बढ़ने ही नहीं देंगे, वो स्वयं नियंत्रित कर लेंगे, यानी हमें आवश्यकता ही नहीं होगी। समाज सुधारक अर्सेन ड्यूमेंट का ऐसा विश्वास है कि सामाजिक कोशिकीयता यानी सोशियल कैपिलरिटी के द्वारा छोटे परिवार के भाव का जागरण होगा तथा लोग बेहतर आर्थिक अभिलाषा के कारण कम बच्चे उत्पन्न करेंगे। इसीलिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज के समय एकल परिवार चलने लगा है, यानी कि हम दो और हमारे दो। अब तो हमारे दो की जगह हमारा एक का सिद्धांत भी लोग अपनाने लगे हैं। ठीक है। वो किसके कारण? ताकि आने वाली पीढ़ियां बेहतर भविष्य जी सकें अपना। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की। ठीक है। तो जो माल्थस महोदय हैं उनका जन्म 1766 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1834 में हुई। ये किस देश के थे? तो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के थे, यानी इंग्लैंड के थे, और इतिहासकार एवं अर्थशास्त्री थे। ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का प्रकाशन किया था। ठीक है। तो कब किया था? 1798 में। किस पुस्तक में? तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में किया था। इसमें जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के मध्य पारस्परिक संबंधों का निर्धारण किया। तो ये आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में माल्थस महोदय ने क्या किया था? तो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के मध्य पारस्परिक संबंधों का निर्धारण किया। उनका उद्देश्य मानवतावादी था। ये भी आपको याद रखना है कि इनका उद्देश्य क्या था? मानवतावादी था और वे सदा मानव कल्याण के विषय में ही सोचते थे। जनसंख्या वृद्धि का मानव कल्याण पर क्या प्रभाव होता है, यानी जनसंख्या जब बढ़ती है तो मानव कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या इस निबंध में किया गया है। कौन सा निबंध? जो उन्होंने दिया है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। इसी निबंध को बाद में माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत कहा गया या नाम से जाना गया। जनसंख्या समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण अनुभववादी था। ठीक है। उनका दृष्टिकोण अनुभववादी था क्योंकि उन्होंने अपने जनसंख्या के सिद्धांत यूरोप की जनसंख्या वृद्धि के अनुभव पर आधारित थी। यानी कि यूरोप में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी उसका मानव के कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, इस अनुभव के आधार पर ही उन्होंने अपना जनसंख्या सिद्धांत दिया था। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है। तो ये भी मान्यताएं आपको याद रखनी है। पहला एक है मान्यता भोजन की आवश्यकता, दूसरा है स्त्री पुरुष के बीच स्वाभाविक कामुकता। ठीक है। ये दो मान्यताएं थी उनकी।
माल्थस का यह मानना था कि उपरोक्त दोनों लक्षण शाश्वत, प्राकृतिक और परस्पर विरोधी हैं। ठीक है, यानी कि भूख यानी भोजन की आवश्यकता सबको होती है। ठीक है, और स्त्री और पुरुष के बीच कामुकता एक प्राकृतिक और स्वाभाविक गुण है। ये दोनों विरोधी बातें हैं। विरोधी कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऐसा होने से जनसंख्या बढ़ेगी। इन दोनों मान्यताओं के आधार पर उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि की क्षमता भूमि के जीवन निर्वाह प्रदान करने की क्षमता से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको याद रखना है इन्होंने क्या कहा है। जनसंख्या वृद्धि की जो क्षमता है वो भूमि के जीवन निर्वाह प्रदान करने की क्षमता से अधिक है। यानी कि भूमि अगर जीवन निर्वाह प्रदान करने की क्षमता 2 है तो जनसंख्या वृद्धि की क्षमता 4 होगी। ठीक है, इसे आगे भी समझेंगे। अधिक होती है जिससे जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है, यानी खाद्य सामग्री का उत्पादन कम हो रहा है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है असंतुलन पैदा होगा, जिसे प्रकृति अपने अनुसार अकाल, आपदाओं, युद्ध, महामारी के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करती है और जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में पुनः संतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है, अब हम सिद्धांत की व्याख्या करते हैं जो इन्होंने दिया था। जनसंख्या वृद्धि दर माल्थस के अनुसार यदि जनसंख्या अनियंत्रित रहती है तो ये गुणोत्तर, ये आपको याद रखना है, गुणोत्तर गति यानी ज्यामितीय गति से बढ़ती है। कैसे? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि जनसंख्या वृद्धि दर इसी गति से जारी रहती है। तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या 2 गुनी और 200 वर्षों में 256 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी जनसंख्या में वृद्धि किस गति से हो रही है? गुणोत्तर या ज्यामितीय गति से। ठीक है, काम भावना के कारण लोग कम उम्र में विवाह करेंगे और अधिक संख्या में बच्चे पैदा करेंगे, और यदि कष्टों और विवादों का नियंत्रण ना हो तो अल्पावधि में जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। जीवन निर्वाह क्षमता वृद्धि दर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा था? जनसंख्या वृद्धि दर थी। अब यहाँ पर है आपका जीवन निर्वाह क्षमता यानी खाद्यान्न वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में जीवन निर्वाह क्षमता खाद्यान्न की वृद्धि दर साधारण समानांतर या अंकगणितीय गति से बढ़ती है। ये दोनों आपको डिफरेंस याद रखने हैं। जनसंख्या वृद्धि दर किस में हो रही थी? गुणोत्तर या ज्यामिति में। लेकिन यहाँ पे जो खाद्यान्न वृद्धि है वो किस में हो रही है? साधारण समानांतर या अंकगणितीय वृद्धि में हो रही है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके हो रही है। यह वृद्धि 25 वर्षों में 2 गुनी और 200 वर्षों में 9 गुनी होगी। ठीक है, 2 गुनी या 200 वर्षों में 9 गुनी होगी। लेकिन वहाँ पर क्या था? 25 वर्षों में जनसंख्या 2 गुनी, लेकिन 200 वर्षों में 256 गुनी हो जाएगी। ठीक है, माल्थस के सिद्धांत को यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से भी दिखाया गया है। ठीक है, ये क्वांटिटी है यानी मात्रा, यहाँ पर टाइम यानी समय दिखाया गया है। ठीक है, इस ब्लू लाइन के सहारे ये प्रोडक्शन ऑफ फूड यानी कि खाद्यान्न के उत्पादन को दिखाया गया है कि खाद्यान्न का उत्पादन कैसे धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन रेड कलर से जो दिखाया गया है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाया गया है कि एक समय के बाद जनसंख्या खाद्यान्न उत्पादन से अधिक हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर धीरे धीरे गिरती भी है, फिर इसके बाद बढ़ने लगती है और फिर नीचे भी आ सकती है। ठीक है, तो जो खाद्यान्न उत्पादन है वो स्थिर रहता है, लेकिन जनसंख्या में जो वृद्धि है वो लगातार जारी रहती है। ठीक है, जनसंख्या एवं जीवन निर्वाह क्षमता में असंतुलन। माल्थस महोदय ने ज्यामितीय गति से जनसंख्या वृद्धि
तथा जीवन निर्वाह क्षमता में साधारण अंकगणितीय गति से वृद्धि होने से किसी क्षेत्र में 200 वर्षों में वहाँ की जनसंख्या 256 गुनी हो जाएगी, जबकि जीवन निर्वाह क्षमता यानी खाद्यान्न यानी भरण पोषण में मात्र 9 गुना वृद्धि होगी। तो आप देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस पैदा हो जाएगा 200 वर्षों में, यानी खाद्यान्न कम पैदा होगा और जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब जब खाद्यान्न कम हो जाएगा और जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो होगा क्या, जिससे जनसंख्या और जीवन निर्वाह क्षमता में काफ़ी असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और असंतुलन के कारण कई समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे वहाँ पे बेरोजगारी होगी, निर्धनता यानी गरीबी होगी, भूखमरी होगी, अकाल पड़ेगा, युद्ध इत्यादि बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और खाद्यान्न बहुत कम हो गया है। ठीक है, समाज धनी तथा निर्धन 2 वर्गों में विभाजित हो जाएगा, यानी समाज में एक वर्ग धनी होगा जो बहुत ज़्यादा धनी होगा। मान लेते हैं कि एक के पास 95 रुपये होंगे तो एक के पास केवल 5 रुपये ही होंगे। ठीक है, तो धनी और निर्धन 2 वर्गों में विभाजित हो जाएगा एवं पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म होगा। ठीक है, धनी वर्ग लाभ अर्जित करेंगे परंतु वह अपनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि जो गरीब है गरीब की पूंजी उनके संतानें होंगी, यानी कि गरीब सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे, तो उनकी संतानें होंगी, जिसके कारण इस वर्ग में जनसंख्या अधिक पाई जाएगी और संतानें अधिक होने से गरीबी बरकरार रहेगी। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप कि जनसंख्या वृद्धि होगी लेकिन खाद्यान्न में वृद्धि नहीं होगी, तो क्या होगा, धनी और निर्धन वर्ग बढ़ेंगे समाज में। धनी वर्ग अपनी जनसंख्या वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन गरीब वर्ग चूँकि संतानों को अपनी पूंजी मानेंगे तो वो क्या करेंगे, जनसंख्या वृद्धि करेंगे, जिससे गरीबी लगातार बनी रहेगी उनमें। धनी वर्ग और धनी होते जाएंगे और गरीब वर्ग और अधिक गरीब होते चले जाएंगे। इस चित्र के माध्यम से दोस्तों आपको जनसंख्या और संसाधन में असंतुलन दिखाया गया है। यहाँ पे जीवन निर्वाह के साधन हैं, ये आपकी जनसंख्या दिखाई गई है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में जनसंख्या और संसाधन में संतुलन है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या 4 गुना हो गई तो संसाधन आपका यानी जीवन निर्वाह 3 गुना हुआ। जनसंख्या जाकर के 8 गुनी हो गई तो जो आपका जीवन निर्वाह के साधन है वो 4 गुने हुए। तो जनसंख्या और संसाधन में लगातार असंतुलन पैदा होता चला जाता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने उसके समाधान भी बताए कि जनसंख्या और संसाधन के बीच जब असंतुलन पैदा हो जाता है तो प्रतिबंध क्या हो सकते हैं, यानी असंतुलन समाप्ति के लिए प्रतिबंध क्या हो सकते हैं। माल्थस महोदय ने संसाधन और जनसंख्या में असंतुलन के पीछे मुख्य कारण जनसंख्या के ज्यामितीय गति से जनसंख्या वृद्धि को बतलाया, और ये किस प्रकार हो रही थी, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार गुणोत्तर रूप में वृद्धि हो रही थी। तो असंतुलन का कारण प्रमुख रूप से क्या माना इन्होंने, ज्यामितीय गति को माना। उन्होंने इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए उपाय भी सुझाए जो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के हैं वो, पहला तो नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक प्रतिबंध, पॉजिटिव चेक्स या नेचुरल चेक्स यानी कि प्रकृति के द्वारा क्या प्रतिबंध हो सकते हैं। इनके अनुसार जब जनसंख्या अधिक हो जाएगी और संसाधन सीमित हो जाएंगे तो प्रकृति स्वयं इसको प्राकृतिक प्रकोप, अकाल, भूखमरी, बाढ़, महामारी, युद्ध, निर्धनता आदि की सहायता से नियंत्रित करेगी, लेकिन यह क्रम चलता रहेगा।
चलता रहेगा, क्योंकि मानव की प्रजनन शक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण जनसंख्या पुनः खाद्य सामग्री से अधिक हो जाएगी। यहाँ पे मानव की प्रजनन शक्ति का स्वाभाविक प्रकृति क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है कि स्त्री और पुरुषों में कामुकता या यौन इच्छा पाई जाती है, जो कि नेचुरल है, और इसी नेचुरलता के कारण जनसंख्या वृद्धि लगातार होगी और खाद्य सामग्री कम होती चली जाएगी। ठीक है, और यह प्रक्रिया लगातार चलता रहेगा। प्रकृति द्वारा जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण को ही नैसर्गिक प्रतिबंध या उपाय कहा जाता है। ठीक है, ये पहला उपाय था। इसके बाद था निवारक प्रतिबंध, यानी कि प्रिवेंटिव चेक्स। ये किसके द्वारा किए जाएंगे? मानव के द्वारा किए जाएंगे। निवारक प्रतिबंध जैसे उपाय कहा जाता है जिसे मानव स्वयं अपनाकर, वहाँ तो प्रकृति ने अपनाया था, लेकिन यहाँ पे मानव स्वयं अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है। माल्थस के अनुसार नैसर्गिक प्रतिबंध अधिक कष्टदायक होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जो प्रकृति जो प्रतिबंध लगाती है वो बहुत कष्टदायक होते हैं। अतः इनसे बचने के लिए निवारक प्रतिबंध जैसे संयमित जीवन रहना, ठीक है, विवाह ना करना, विवाह देरी से करना आदि को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने निवारक प्रतिबंध पर ज़्यादा जोर दिया। इसके बाद दोस्तों इनके सिद्धांतों की आलोचनाएं भी हुई। ठीक है, आलोचनाएं देख लेते हैं। काम वासना को संतान की कामना के साथ नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि काम वासना एक जैविक आवश्यकता है, जबकि संतान उत्पत्ति एक सामाजिक आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि काम वासना अगर स्त्री पुरुष में बहुत ज़्यादा है तो उनका जो लक्ष्य है वो संतान की पैदा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि काम वासना तो एक जैविक आवश्यकता है, लेकिन संतान उत्पत्ति एक सामाजिक आवश्यकता। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय दर से नहीं होती और ना ही संसाधन गणितीय दर से बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय स्वरूप में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है तथा यह वृद्धि भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों आदि से भी प्रभावित होती है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन हेतु कृत्रिम उपायों को ध्यान में नहीं रखा, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन को भी अपनाया जा सकता है, जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इस पर भी आलोचना हुई। जनसंख्या आधिक्य एवं प्राकृतिक नियंत्रण के बीच सकारात्मक संबंध नहीं पाया जाता। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक ही हो। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं वहाँ भी आती हैं जहाँ पर कम जनसंख्या भी पाई जाती है। इसके अलावा माल्थस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तन तथा उसके फलस्वरूप सामाजिक और आर्थिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर कोई सिद्धांत दिया गया है तो उसकी व्यवहारिकता भी होती है, पूर्णतः झुटलाया तो नहीं जा सकता उसे। तो इसकी व्यवहारिकता क्या है? वर्तमान समय में माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्यवहारिकता क्या है, इसको हम निम्न बिंदुओं के सहयोग से समझ सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? इनका सिद्धांत अल्प विकसित देशों में लागू होता है, किंतु विकसित देशों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा इसकी सत्यता की पुष्टि भी की गई है। ठीक है, तो पहली इनकी व्यवहारिकता है कि यह अल्प विकसित देशों में लागू होता है, लेकिन विकसित देशों में लागू नहीं होता है। जनसंख्या के लिए खाद्यान्न सामग्री की आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है। विभिन्न देशों में नैसर्गिक निवारक प्रतिबंध यानी कि प्राकृतिक प्रतिबंध जैसे महामारी, गरीबी, युद्ध आदि वर्तमान समय में लागू होते हैं।
यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो कहा था कि अगर जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो महामारी, गरीबी, युद्ध आदि जैसे वर्तमान समस्याएं पैदा होंगी, तो आज के समय में ये दिखाई भी देता है। ठीक है, वर्तमान समय में भी अगर निवारक उपायों को नहीं अपनाया जाता है तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी, ये भी सत्य बात है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि भारत में यह सिद्धांत कितना लागू होता है। तो भारत में माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत 1921 ईस्वी तक पूर्ण रूप से लागू होता था। ठीक है, आपको पता है कि 1921 का जो वर्ष है भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महाविभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इनका जो सिद्धांत था वो 1921 तक पूर्ण रूप से लागू होता था, क्योंकि उस समय भारत में जनसंख्या और खाद्यान्न में असंतुलन के कारण नैसर्गिक तरीके जैसे अकाल, महामारी, गरीबी इत्यादि के कारण जनसंख्या नियंत्रित होती थी या हुई थी। किंतु हरित क्रांति आपको पता है कि भारत में 1967-68 में आई थी, और किसके द्वारा? स्वामीनाथन के द्वारा। यानी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन हैं, 1967 में ये लाए थे। किंतु हरित क्रांति के पश्चात खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के कारण, यानी जब हरित क्रांति हमारे देश में आई तो खाद्यान्न का उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ और हम आत्मनिर्भर हो गए, के कारण खाद्यान्न आपूर्ति पूर्ण हो गई। फिर भी वर्तमान समय में भी माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के कुछ नियम अभी भी लागू होते हैं। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से लागू होते हैं। जनसंख्या और खाद्यान्न सामग्री में असंतुलन, जिसके कारण खाद्य सामग्री का मूल्य वृद्धि। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी जो खाद्यान्न सामग्री है उसके मूल्य में वृद्धि लगातार होती रहती है। नैसर्गिक प्रतिबंध जैसे बाढ़, सूखा, गरीबी, भूखमरी, महामारी इत्यादि के कारण लाखों लोगों की जान प्रतिवर्ष जाती रहती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका पता है कि जो कोरोना आया, ठीक है, इसके बाद चक्रवात आते रहते हैं, बाढ़ हो गया, ठीक है, सूखा इत्यादि के कारण लाखों लोगों की मृत्यु होती है प्रतिवर्ष। इसके बाद सरकार द्वारा भी वर्तमान समय में निवारण प्रतिबंधों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जैसे कि विवाह देरी से करना, हम दो हमारे दो पर जोर देना इत्यादि। भारत के लोगों का निम्न जीवन स्तर, गरीबी, अमीर के दो वर्ग, जीवन प्रत्याशा निम्न, जीवन संभाव्यता निम्न, प्रति व्यक्ति आय, निम्न आय इत्यादि, तो ये भी भारत में पाए जाते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है खाद्यान्न उत्पादन की अपेक्षा। भारत में हमेशा यह भय भी बना रहता है कि जनसंख्या तीव्र गति से और ना बढ़ जाए, जिसके लिए भारत सरकार परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देती रहती है, जिससे माल्थस के सिद्धांत लागू होने का दावा किया जा सकता है। अगर हम निष्कर्ष रूप में बात करें इनके सिद्धांत की, तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना के बावजूद आज भी विश्व के विभिन्न भागों में यह प्रासंगिक है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में बड़ा योगदान है। उन्होंने जीवन निर्वाह और संसाधनों के संतुलन पर बल दिया। इसकी सत्यता के कारण आज भी लोग जनसंख्या नियंत्रण के कृत्रिम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि जनसंख्या जीवन निर्वाह सीमा से उच्च ना हो सके। माल्थस के कारण ही जनसंख्या का अध्ययन सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन की परिधि में आया। इससे नई जागृति आई और जनसंख्या वृद्धि मानव कल्याण के संदर्भ में सोची जाने लगी। ठीक है, यानी कि इनका सिद्धांत आने से सबसे पहले लोगों का ध्यान गया कि जनसंख्या वृद्धि और संसाधन के बीच क्या संबंध है और कैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है,
अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी, प्लस होगा, तो संसाधन कम होंगे, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। और अगर जनसंख्या कम है और संसाधन ज़्यादा हैं तो भी समस्या होगी, क्योंकि जनसंख्या या कह सकते हैं संसाधनों का उपयोग करने वाले लोग भी होने चाहिए। तो होना क्या चाहिए कि एक तरफ पॉपुलेशन और एक तरफ रिसोर्स दोनों लगभग बराबर होने चाहिए, तभी संतुलन की स्थिति रह सकती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जिसमें हमने कई सारी बातें की। ठीक है। और दोस्तों इसका जो PDF होगा इस वीडियो का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।